जिसमें तो देखो इसमें एक बार इसको देख लेते हैं। एसाइलेशन, फिर से एसाइलेशन का मतलब ये होता है कि एसाइलेशन में सबसे पहले है कि एसाइल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, एसाइल ग्रुप होता है RCO ग्रुप होता है एसाइल ग्रुप। जब ये एसाइल ग्रुप किसको डिस्प्लेस करेगा, एसाइल ग्रुप होता है जो ये डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को, डिस्प्लेस करेगा किसको, हाइड्रोजन को, फ्रॉम एमाइन, फ्रॉम एमाइन। जो एमाइन होता है, अगर इस एमाइन का हाइड्रोजन को एसाइल ग्रुप डिस्प्लेस करता है तो उसे कहते हैं एसाइलेशन। तो इसमें कौन कौन सी चीज हो सकती है, देखो सबसे पहले अगर हमने कहा प्राइमरी एमाइन, इसमें लेंगे पहले एसिडिक क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड में क्या होगा देखो, क्लोराइड में होता है तीन तरीके से, एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो हमने वन बाय वन करते हैं। जैसे मैंने कहा प्राइमरी एमाइन, तो प्राइमरी एमाइन का मतलब हुआ कि एक एल्काइल ग्रुप अटैच होगा इससे, और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये एसाइल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे HCl ये रिमूव हो जाता है और ये ग्रुप इसमें एज इट इज लग जाएगा। तो बन जाएगा CH3CnH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन हो गई। सेकेंडरी एमाइन में क्या होता है, सेकेंडरी एमाइन में क्या करना है, CH3CN, सेकेंडरी का मतलब दो CH3 ग्रुप होंगे, एक H है, फिर ये एसाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। तो होगा क्या कि जो ये एसाइल ग्रुप है इसमें फिर ये HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये NCH3 और C डबल बॉन्ड O और ये CH3। और अगर मैंने इसी को टर्सरी एमाइन के साथ रिएक्शन कराई, टर्सरी एमाइन के साथ, तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि इसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन है होता नहीं है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये है एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। तो ये था पहला एसाइल क्लोराइड के साथ तीनों रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने। लिख लिया था। तो इसमें क्या होता है, ये तो आपको समझाने के लिए बताते हैं होता क्या है इसमें। इसमें ये होता है जैसे हाँ CH3N है, H है, H है। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O Cl होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये नाइट्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसको देगा, इस कार्बन को। तो इस कार्बन को देने से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होता है CH3N, इसमें प्लस चार्ज, एक H यहाँ अटैच हो गया, एक H यहाँ पे, इसके साथ C अटैच हो जाता है। C के बाद ये ऑक्सीजन, इसमें माइनस चार्ज और ये Cl। अब होगा क्या, मैंने देख ली। होगा ये कि ये Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन रखेगा और हाइड्रोजन को भी रिमूव कर देगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा और यहाँ से ये रिमूव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे दोबारा वापस आ जाते हैं। तो फिर क्या बनता है, ये CH3N, यहाँ पे एक H, यहाँ पे दूसरा H, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और बाकी इसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे CH3। तो होता ये है, मैकेनिज्म इसका ये है, लेकिन समझाने के लिए हम क्या करते हैं उसको शॉर्टकट तरीके से उसमें बता देते हैं। ठीक है,
अब इसमें आता है एक है एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड किया तो क्या होगा? ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करेगा? एमाइन के साथ। एमाइन मतलब CH3NH और ये H। इसमें भी क्या होगा देखो, इसमें ये वाला ग्रुप यहां से तो हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से ये ग्रुप यहां से निकल के रिमूव हो जाता है। तो ये क्या बन गया देखो, CH3COOH, एक तो बन गया CH3COOH। और ये जो एसाइल ग्रुप होता है ये इसके साथ लग जाएगा, ये इस कार्बन के साथ लग जाता है। तो इसका कंपाउंड क्या बनेगा? इसका कंपाउंड बनता है CH3N, यहाँ पे H, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास कंपाउंड। तो ये तो कंपाउंड सेम है पहले जैसा, बस इसमें बाई प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, ये एसिड बन जाता है बाई प्रोडक्ट। यस सर। ठीक है, तो ये लिख लेना सेकंड हाफ में विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसमें प्राइमरी एमाइन है, प्राइमरी एमाइन। रिटर्न। यस सर। अब ऐसे सेकेंडरी का और टर्सरी का बना सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस होगी, सेकेंडरी और टर्सरी में भी सेम होगा। अगर मैंने कहा सेकेंडरी बस एमाइन C2H5 बनेगा। है, इसलिए का उसमें CH3। डबल, अच्छा सेकेंडरी में डबल बॉन्ड होगा ना। नहीं, सेकेंडरी में दो एल्काइल ग्रुप होते हैं बस ऐसे, ये होता है सेकेंडरी एमाइन। अच्छा, ठीक है, और यहाँ पे तो C2H5 बनेगा उसमें। क्या बनेगा बताओ? C2H5 से मैं बताता हूँ इसे। हाँ, इसको बताओ जरा कैसे बनेगा। इसका ये बनेगा, क्या नाम है, H तो उसके साथ चल जाएगा पूरे के साथ। हम्म, तो इसका ये बनेगा CH CH3 हम्म, इसको नीचे लिख दो, NH लिखो नीचे लिख CO। दो। ठीक है। सर ये बनेगा। नहीं, इसमें H निकलता है H।
हाँ, ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। हाँ, लेकिन आपने एन के साथ एक एच दिखाया हुआ है ना, आपने क्या कर दिया, एन के साथ ये हाँ एच दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे एच तो निकलेगा बाहर, ये ऐसे ये निकल जाएगा बाहर, हाँ तो बन जाएगा CH3COOH, यहाँ पे आ जाएगा CH3COH। और ये एन के साथ दोनों CH3 लगे होंगे, बाकी आपने सही लिख दिया सब। यहाँ पे H नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा ये, क्योंकि इसमें अच्छा। हाइड्रोजन, और हाँ नीचे इसमें हाइड्रोजन निकलता है, केवल हाइड्रोजन बस, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये नहीं निकलते। यहाँ पे ये नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे CH3 हो जाएगा बस, ये वाला CH3COH। ठीक, तो इसमें क्या होगा देखो, हाँ एक बार फिर से करते हैं इसको, देखो जब आप सेकेंडरी एमाइन लोगे, सेकेंडरी में हो जाएगा CH3, इसमें जो एक्टिव है कौन सा है, केवल हाइड्रोजन है एक्टिव बस, बाकी कोई नहीं है। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, अब क्या बनेगा, देखो ये CH3N और ये CH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, डैश, अब ये पीछे इसके, ये एसएल ग्रुप इसके पीछे लग जाएगा बस, C डबल बॉन्ड OCH3 बस। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा CH3COOH, ऐसे। ठीक है, हाँ, मैं एक सेकंड लिख रहा था, नीचे वाले लिख रहा हूँ। ठीक। इसमें बस CH3 आ गया सी की तरह, जैसे पिछली बार तो सी था, सिर्फ H ही था ना हाँ हाँ, यहाँ पे N के साथ। सेकेंडरी में, हाँ सेकेंडरी में यही आ जाएगा। तो टर्शरी में तो C2H5 आ जाएगा यहाँ पे। नहीं, टर्सरी में रिएक्शन ही नहीं करेगा, हाइड्रोजन ही है ना, मेन कौन कर रहा है रिएक्शन, हाइड्रोजन अच्छा कर रहा हाँ, है ना। अब वो जिसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है। उसमें ही क्यों नहीं हुआ, CH3 यहाँ पे आ गया। किसमें, ये तो हमने स्टार्टिंग से 1 लिया डिग्री हुआ में। है ना। हाँ, स्टार्टिंग में 1 डिग्री का मतलब एक है केवल एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी में 2 CH3 होंगे, टर्सरी में 3 CH3 होंगे, यानी 3 एल्काइल ग्रुप होंगे। नहीं, वो मैं पूछ रहा था कि इसको, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक एक सी, इसमें भी मतलब उसमें भी क्यों आया, मतलब सिर्फ एक ही सी। किसमें, 1 डिग्री है, मतलब वन एक ही H है ना, हाँ सॉरी, सी नहीं। 1 डिग्री में, 1 डिग्री किसे कहते हैं, 1 डिग्री का मतलब होता है जिसमें एक एल्काइल ग्रुप होता है NH2 के साथ, एमाइन के साथ, तो उसे कहेंगे 1 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री का मतलब होता है जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, तो 2 डिग्री। और 3 डिग्री का मतलब जब नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, यस सर। इसीलिए। ये लिख लिया। लिख लिया, लिख लिया। अब देखो, पहचानेंगे कैसे इस एल्काइल ग्रुप से, एल्काइल में आप CH3 लिखो, C2H5 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा टर्सरी, टर्सरी का मतलब जो नाइट्रोजन होगा, इससे तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। अब आप CH3 लिखो, C2H5 लिखो, CH3 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, इसको एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दी, एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो ये हो जाएगी नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। यस सर।
हो गया। हाँ तो ये आपका एसाइलेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड क्योंकि इसमें आता है। कोई हाँ, इसमें कोई, क्योंकि इसमें देखो हाइड्रोजन है ही नहीं। मेन किसके साथ रिएक्शन हो रही थी? हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें, देखो। अब टर्सरी का मतलब क्या हुआ? तीनों एल्काइल है, एक दो तीनों एल्काइल है, तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये रिएक्शन कहाँ से करेगा? तो इसलिए इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, नो रिएक्शन। ठीक है, हाँ इसे लिख लो। रिटर्न। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है? हाँ इसमें 3 डिग्री में 4 सी है ना? 3 सी, 3। एक तो ये CH3 है, एक C2H5 है और एक CH3 है। हाँ, लेकिन हम इसको जनरली क्या कहते हैं, देखो। ये लिख लिया पहले आपने? हाँ लिख लिया। इसमें देखो प्राइमरी में क्या होता है, कुछ भी हो जाए, जैसे ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे आप C7 लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप C8 लगा दो, ठीक है। यहाँ पे आप C4 लगा दो। हमें केवल क्या, इस कार्बन से C अटैच है। देखो ये कार्बन है यहाँ पे, इसे कहते हैं एल्काइल ग्रुप अटैच है। ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है। अब इसमें कोई भी हो जाए उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मेन क्या है, इससे C अटैच है, हाँ बाकी C की कितनी लंबी चेन है उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो ये टर्सरी में गिना जाएगा, टर्सरी। ठीक है, ये आया समझ में आपको? इस थोड़ा नाइट्रोजन, थोड़ा आ गया। ये जो नाइट्रोजन है, देखो टर्सरी का मतलब क्या होता है? टर्सरी का मतलब होता है कि जो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, अब यहाँ पे 3 कार्बन होने चाहिए। अब कार्बन का मतलब ये नहीं कि एक ही कार्बन हो सकता है यहाँ पे 10 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं हमें। 10 का मतलब क्या हुआ? देखो अच्छा 10 का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन ये तो एक ही सी से कनेक्ट हो रहा है ना यहाँ वाले। हाँ अगर मैंने कहा यहाँ पे C2, 10। तो C2 का मतलब ये C2। लेकिन ये नाइट्रोजन तो एक हाँ सी, इससे सी से कनेक्ट है। यहाँ पे मैंने कहा C5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है। ठीक है, तो ये जो Yes. नाइट्रोजन, अगर तीनों के तीनों, अब हम इनको जनरली क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप। तो अगर तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है, उसे कहेंगे टर्सरी, टर्सरी एमाइन। यस। अब हाँ, अब आता है नेक्स्ट वन इज, इसको हेडिंग लिखो, कार्बल एमाइन रिएक्शन में, कार्बाइल, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। हाँ ये ऐसे कहते हैं आइसोसाइनाइड रिएक्शन, आइसोसाइनाइड। कार्बल एमाइड और आइसोसाइनाइड रिएक्शन, कार्बल एमाइन और आइसोसाइनाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है देखो, इसमें होता है एलिफेटिक या एरोमेटिक, कोई भी। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस। ये केवल कौन देता है? प्राइमरी एमाइंस बस, प्राइमरी एमाइन। ऑन हीटिंग विथ, ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म,
on heating with chloroform and ethanolic potassium hydroxide. Potassium hydroxide form आइसोसाइनाइड. तो ये क्या बनाता है जनरली? आइसोसाइनाइड या कार्बल एमाइड. ये बनाता है आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमाइड. और इसकी स्मेल कैसे होती है? फॉल स्मेल, विच आर फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस. ठीक है, इसे लिख लो पहले. एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन, ये केवल कौन देता है? प्राइमरी एमाइन. इसीलिए इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट. आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह सकते हैं. टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट. सर लिख लिया. लिख लिया. अब देखो इसका रिएक्शन लिखेंगे हम लोग. रिएक्शन में क्या करना है आपने कि जैसे मैंने लिखा प्राइमरी में, शॉर्ट में पहले ऐसे लिख सकते हैं हम. देखो आर, आर का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप NH2. क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH. ठीक है. अब इसकी प्रेजेंस में अगर हमने से हीट कर दिया तो ये क्या बन जाता है? RNC. ये होता है आइसोसाइनाइड. ये बन जाता है आइसोसाइनाइड. और इसका स्मेल होती है फॉल स्मेल. तो ये प्रैक्टिकल इसलिए होता है क्योंकि आप प्रैक्टिकल से देख के पहचान लोगे इसमें. इसके अलावा इसमें होता है KCl एंड H2O फॉर्म्ड होता है. ठीक है. अगर आप बैलेंस करते हो तो यहाँ पे आपको 3 करना पड़ेगा और दूसरा यहाँ पे 3, यहाँ पे 3. ये बैलेंस होगा. अब देखो इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो. जैसे आपने लिखा CH3 और यहाँ पे NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH. क्या बनेगा? देखो यहाँ पे CH3NC बन जाएगा. ठीक है. प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा NC. तो ये बन जाएगा CH3NC आइसोसाइनाइड प्लस बाकी सेम रहेगा KCl प्लस 3H2. ठीक है. तो इसे लिख लो. हाँ. ये इंपॉर्टेंट है. ये डिफ्रेंशिएट करता है. अब ये देखो ये प्राइमरी एमाइन है. प्राइमरी एमाइन. प्राइमरी के जगह पे अगर सेकेंडरी होता तो सेकेंडरी एमाइन के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है. अगर सेकेंडरी एमाइन करेंगे हम, ये करेंगे और ये KOH करेंगे तो सेकेंडरी में नो रिएक्शन. नो रिएक्शन. इसके अलावा अगर कोई टर्सरी एमाइन है, टर्सरी एमाइन के साथ भी रिएक्शन नहीं देगा. CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म एंड KOH. तो यहाँ पे भी नो रिएक्शन. क्यों नहीं देता? क्योंकि इसको 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है ना हटाने के लिए. तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, हाँ. इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है. देखो दोनों के दोनों अच्छा. हाइड्रोजन हटके C आ जाता है. हाँ. इसीलिए जैसे उसमें नहीं था कि एक चाहिए था हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होते हैं. उसमें एक हाइड्रोजन था इससे पहले वाले में. हाँ.
सर लिख लिया। लिख लिया। तो हाँ। ये किसके लिए होता है टेस्ट? ये डिफरेंशिएट करता है किसको? डिफरेंशिएट प्राइमरी करता है अमीन। किसको? प्राइमरी अमीन को। हाँ। किससे? किससे करता है ये? फ्रॉम सेकेंडरी और टर्सरी से। हाँ, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन से। ठीक है, तो ये एक टेस्ट भी है ये। सर लिख लिया मैंने। ठीक है, अब आता है देखो, अब है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का मतलब HNO2, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन विथ लिख लिया नाइट्रस हेडिंग। एसिड। इसमें देखो क्या होता है, इसमें दो रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं एलिफेटिक के साथ अलग होता है और एक होता है एरोमेटिक के साथ। ठीक है, एरोमेटिक के साथ। तो सबसे पहले हम करते हैं एलिफेटिक के साथ। एलिफ- इसका फर्स्ट पॉइंट डाल दो। फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस। प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस। प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। अब देखो, नाइट्रस एसिड को हम एक वर्ड कहते हैं यहाँ पे, इन सिटू। इन सिटू का मतलब क्या होता है? इन सिटू का मतलब होता है रिएक्शन के बीच में ही बनता है। वैसे अनस्टेबल होता है, केवल रिएक्शन के बीच में ही बनता है। ठीक है, टू फॉर्म यस सर। टू फॉर्म एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट। एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइएजोनियम सॉल्ट। और ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। इसके केस में, एलिफेटिक के केस में ध्यान रखना, विच बीइंग अनस्टेबल, ये होता है अनस्टेबल। और जब ये अनस्टेबल होता है तो ये तुरंत टूट जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने से क्या करेगा? लिबरेट करेगा नाइट्रोजन को। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को, एंड फॉर्म एल्कोहल। गैस एंड फॉर्म एल्कोहल, तुरंत ये एल्कोहल बना देता है। तो ध्यान रखना, इसमें एल्कोहल बन जाता है। अब देखो, डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें जैसे सैंड में रिएक्शन पड़ी थी आपने, वही वाला है। ये प्राइमरी एमाइन हो गया। प्राइमरी एमाइन में हमने किया नाइट्रस एसिड, यानी होनो भी कहते हैं इससे, या नाइट्रिक एसिड। ये बनता कैसे? देखो, ये बनता है NaNO2। NaNO2 और HCl की रिएक्शन होती है। ठीक है, NaNO2 और HCl की रिएक्शन होती है। अब इन दोनों की रिएक्शन से क्या होगा? ये बन जाएगा। ठीक है, अब जब ये बन जाता है तो ये यहाँ पे रिएक्शन करता है, तो ये और ये नाइट्रोजन मिलके N2 बना देते हैं, RN2 प्लस और Cl माइनस। इसे कहते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये एल्काइल हो गया तो बन जाएगा एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट। लेकिन ये होता कैसा है? अनस्टेबल होता है। ये कैसा होता है? अनस्टेबल। एलिफेटिक के केस में, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं होता? रेजोनेंस नहीं होता, नो रेजोनेंस। जब रेजोनेंस होगा नहीं, तो जब तो उसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है और बहुत जल्दी टूट जाता है। तो वाटर तो यहाँ पे रखते ही हम लोग, तो जो वाटर होता है इसके साथ क्या बना देता है? ये एल्कोहल बना देता है। ठीक है,
ये किस हाँ। में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। तो ये R और OH माइनस मिलके बना देते हैं एल्कोहल। आपको एल्कोहल बन जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ से अलग हो जाता है, और H और Cl मिलके बना देते हैं HCl। ठीक है, तो HCl बन जाता है। तो ये रिएक्शन हो जाती है। तो ध्यान रखना, अगर आपको आया एमाइन से एल्कोहल कैसे बनाना है एलिफेटिक में, तो ये वाली रिएक्शन हम यूज करते हैं, एमाइन टू एल्कोहल, इसलिए। सर लिख लिया। लिख लिया। अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में C2H5 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जाम्पल के लिए वो बोलेगा आपको कि कैसे आपको इथेन एमाइन से बनाना है एथेनॉल, इथेन इथेनामाइन। ठीक है, इससे आप कैसे बनाओगे एथेनॉल। इसके लिए क्या करना है हमको, देखो इथेन एमाइन का फॉर्मूला होता है C2H5, 2 कार्बन है, और एमाइन का मतलब होता है NH2। इससे मुझे बनाना है एल्कोहल। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें मिलाऊंगा होनो या नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इन सिटू होता है, इन सिटू मतलब रिएक्शन के बीच में बनता है बस। ठीक है, ये पहले नहीं बनता क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है। ये हाँ बनता है ये NaNO2 और HCl को मिला के। ठीक है, अब इसको मिलाने से क्या बनेगा बताओ, डायजोनियम सॉल्ट। आर, आर का मतलब ये ग्रुप हो गया, तो इसको लिखेंगे C2H5, और यहाँ पे लिखेंगे N2 प्लस Cl माइनस, और ये होता है हाईली अनस्टेबल। ठीक है, और ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो वाटर का मतलब H प्लस और OH माइनस। तो ये यहां से क्या होगा, देखो एक तो ये निकल के बाहर हो गया। ठीक है, दूसरा C2H5 के साथ कौन चले जाएगा, OH निकल के बाहर हो गया, और तीसरा जो ये ClS के साथ हाइड्रोजन निकल के बाहर हो जाता है। तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। पहला एल्कोहल C2H5OH, तो बन गया एथेनॉल। दूसरा नाइट्रोजन गैस निकलेगी बाहर, और तीसरा HCl बन जाएगा। तो ये कंपाउंड बन जाता है। इसमें लिख लो एथेनामाइन से एथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये मेथड है। सर लिख लिया। लिख लिया ना। अब इसके बाद देखो, अब ये कौन सा था आपके पास, ये था आपके पास
एलिफेटिक का। अब एलिफेटिक ना होके क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो एरोमेटिक में ये स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब सेकंड केस में लिखो, इसका सेकंड पॉइंट आ जाएगा एरोमेटिक एमाइन के साथ। एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइन रिएक्ट विथ, रिएक्ट विथ, रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, ठीक है, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। तो जैसे आपने लो टेम्परेचर में इसको किसके साथ रिएक्शन किया, नाइट्रस ऑक्साइड उसके साथ किया, तो ये बन जाता है टू फॉर्म डाईएजोनियम सॉल्ट, टू फॉर्म डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। ये बन जाएगा डाईएजोनियम सॉल्ट बन जाता है। और यहाँ पे ये सॉल्ट क्या होता है, स्टेबल होता है। यहाँ पे ये स्टेबल होता है, ध्यान रखना, एरोमेटिक में ये स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से। क्यों होता है, ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है, तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल हो जाता है। अब इसके बाद आप इससे कुछ भी बना सकते हो, इसके बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखो डाइजेनियम सॉल्ट कैसे बनाता, हमने इसकी रिएक्शन भी करी थी। इससे बेंजीन लेंगे आपके पास, इसके ऊपर यहाँ लग गया NH2, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, HNO2 के साथ रिएक्शन कराई। ये तो इन सिटू होता है, रिएक्शन के बीच में बनेगा, तो इसमें होता है NaNO2 और HCl। इन दोनों को रिएक्ट करके ये बनेगा, ध्यान रखना, अलग से ये नहीं बना सकते, अनस्टेबल होता है ये। और ये बना देता है डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो डाईएजोनियम सॉल्ट का मतलब हुआ यहाँ पे N2+ और Cl-, ये बन गया, और ये स्टेबल होता है। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, यानी N2 को हम कहते हैं डाईएजोनियम। N2 मतलब डाईएजो, नियम का मतलब प्लस चार्ज है, ईएम का मतलब ये प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये लिख लो इसमें रिएक्शन। यस सर, ये सब लिखने को आते हैं ना? इसमें अभी क्वेश्चन आएंगे, पहले आपके पास ये थ्योरी है, अब इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर आएंगे इसमें। न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है इस वाले चैप्टर में? ना, न्यूमेरिक ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल नहीं होता कुछ भी, बस हाँ न्यूमेरिकल के लिए आगे के वही 2 तो चैप्टर होता हैं है। बस, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स, बस, बाकी किसी में न्यूमेरिकल नहीं है। अच्छा।
रिटर्न। सर एक सेकंड बस, थोड़ा सा। ओके। सर लिख लिया। तो ये हो गया आपके पास इसका किसका नेक्स्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसका। इसका नेक्स्ट है रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। इसके बाद है इसमें रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको हम कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ध्यान रखना, एक रिएजेंट यहाँ पे यूज होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग्स रिएजेंट, जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, एराइल का मतलब बेंजीन कह सकते हैं हम, इसका नाम है बेंजीन। एराइल का मतलब बेंजीन, ठीक है। सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इसका नाम है, किसका? हिंसबर्ग रिएजेंट का। इसका काम क्या होता है? देखो, ये तीनों को डिफ्रेंशिएट कर देता है। ये क्या कर सकता है? डिफ्रेंशिएट कर सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन, तीनों को ये डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है। तो इसके लिए इसका यूज ज्यादा हो जाता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट इसका नेक्स्ट है, इसे कहते हैं एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड या हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका मेन काम क्या है? ये डिफ्रेंशिएट करता है किसको? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन को। यस सर। ठीक है, लिख लिया ये? नहीं लिख रहा हूँ। हाँ लिख लिया। लिख लिया? यस सर। अब इसमें देखो कैसे कैसे रिएक्शन करेगा। अब देखो, पहले हम करते हैं प्राइमरी का। प्राइमरी में क्या होगा? तो इसका ये है आपके पास प्राइमरी एमाइन के साथ। तो पहला इसमें आता है विद प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन में क्या होगा? पहले आपने बनाया बेंजीन, ये हो गया बेंजीन। उसके बाद फिर सल्फोनाइल और फिर ये क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और उसके बाद इसमें आता है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब NH और यहां पे आ जाएगा C2H5, ठीक है। इसके साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? HCl बाहर हो जाएगा, ठीक। HCl बाहर हो गया। HCl बाहर होगा तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा आपका? इस तरीके से बन जाएगा, ये बन गया आपका। यहाँ S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH और ये C2H5, ठीक है, ये बन गया। इसे कहते हैं एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन इथाइल, क्योंकि एन से इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एन से इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एन इथाइल, एन इथाइल। फिर ये बेंजीन, बेंजीन, फिर सल्फो ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? सल्फो हो जाएगा, सल्फो।
ठीक है। और इसमें एमाइड है, सल्फोनामाइड। एमाइड ग्रुप कैसे पता चला हमें? देखो एमाइड ग्रुप, इसमें NH, सल्फोनामाइड, ठीक है, इसका सल्फोना एमाइन होना चाहिए था इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाँ लेकिन ये जो है आपके पास, ये जो ग्रुप है आपके पास सल्फो ग्रुप है, एमाइन, हाँ सल्फोन एमाइन होना चाहिए। 1 मिनट में चेक कर लूंगा, फिलहाल इसी को लिख लो आप, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो ये बनता है, अब आपने इसको जैसे एल्कली में मिक्स किया, ठीक है, इसे किस में मिक्स किया आपने? डिसॉल्व इन एल्कली, डिसॉल्व इन एल्कली। एल्कली का मतलब बेस, जैसे NaOH। जैसे आप इसको NaOH में डालोगे, तो NaOH में डालने पे, क्योंकि इसके पास देखो ये हाइड्रोजन है, इसे कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, ध्यान रखना। एसिडिक हाइड्रोजन होता है जो, यही तो रिएक्टिव होता है, तो ये इसके साथ डिसॉल्व हो जाएगा। तो जैसे आप इसको किसमें, एल्कली में मिक्सअप करोगे, तो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। किसकी वजह से? ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन कनेक्ट विथ नाइट्रोजन। जो ये नाइट्रोजन है, इससे वो कनेक्ट होता है, तो इसकी वजह से ये क्या होता है? किसी भी एल्कली में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो इसे लिख लो, ये प्राइमरी एमाइन है। तो प्राइमरी एमाइन में क्या होगा? सबसे पहले आपने उस, ये हिल्सबर्ग रिएजेंट है, ये जो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड होता है आपके पास, ठीक है, तो ये जो आपके पास है, इसे कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग्स रिएजेंट, ठीक है। तो आपने जैसे हिंसबर्ग रिएजेंट को लिया और उसमें किस मिक्स कर दिया, किसे? प्राइमरी एमाइन को। तो प्राइमरी एमाइन के बाद जो कंपाउंड बनेगा, अब जैसे उससे आप किस में डालोगे? एल्कली में, बेस में डालोगे, तो डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल है, घुल गया, तो आप बोलोगे अच्छा है तो प्राइमरी एमाइन है, ठीक है। तो पहला टेस्ट ये होता है, सल्फोनामाइड ही कहते हैं उसको, ठीक है। इसे लिख लो, ये टेस्ट में भी काम आता है आपके पास। सर लिख लिया। अब देखो, इसके बाद है प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी एमाइन। अब सेकेंडरी एमाइन के साथ क्या होगा? देखो, तो हमने प्राइमरी का देखा, अब सेकेंडरी एमाइन में क्या होगा? सेकेंडरी एमाइन में फिर हमने क्या किया? हिंसबर्ग रिएजेंट ले लिया, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, S डबल यस सर। बॉन्ड OCl, ठीक है। और इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया? सेकेंडरी एमाइन। तो मेन देखो हाइड्रोजन होता है जो, वो मेन है यहाँ पे, C2H5, C2H5। अब ये सेकेंडरी क्यों है? देखो N से 2 C ग्रुप लगे हैं, इसको C2 मत देखना, मेन क्या है? C5 है, उससे कोई मतलब नहीं, C लगा हुआ है दोनों साइड, यानी दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे, तो इसे कहेंगे सेकेंडरी एमाइन, ठीक है।
और ये हो गया आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक, अब क्या होगा, जैसे आपको इसमें इसको रिएक्शन करेंगे तो यहां से क्या होगा, HCl बाहर हो जाएगा और यहां पे लगेगा बेंजीन, बेंजीन के बाद S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे N, ये C2H5 और ये भी C2H5, ठीक है। तो इससे क्या कहेंगे, NN डाई इथाइल, क्योंकि N से 2 इथाइल ग्रुप लगे, बाकी वही आ जाएगा सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ये बन गया। अब जैसे ही आप इसको किस में डिसॉल्व करोगे, एल्कली में, यहां तक तो सेम हो गया, लेकिन जैसे आपने से डिसॉल्व किया किस में, इन एल्कली, एल्कली का मतलब जैसे हो गया NaOH, जैसे आपने से NaOH में डिसॉल्व किया तो ये हो जाएगा इनसॉल्युबल। अब ये इनसॉल्युबल क्यों हो गया, क्योंकि इसके पास क्या है, क्या नहीं है, अब्सेंस ऑफ H नहीं है। हाँ, उसे कहते हैं एसिडिक H+ आयन। अब जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और नाइट्रोजन एटम, तो जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसलिए वो रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ये इसीलिए क्या हुआ, इनसॉल्युबल हो गया। तो एल्कली में ये इनसॉल्युबल होता है और वो वाला सॉल्युबल हो रहा था, तो इसीलिए डिफरेंशिएट हो गया दोनों, ठीक है। तो इसे लिख लो। You have to be very intelligent. You can't be difficult. Nothing comes. You have to be very. सर लिख लिया। लिख लिए। अब आते हैं टर्सरी पे। अब टर्सरी में आप समझ गए होंगे टर्सरी में क्या हो सकता है। जैसे आपने क्या लिया, इसे हिंसबर्ग रिएजेंट ले लिया, हिंसबर्ग रिएजेंट ये हो गया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसे कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। और जैसे आपने इसे टर्सरी में डाला, टर्सरी का मतलब तीनों इसमें क्या होंगे, कार्बोनाइल वो एल्काइल ग्रुप होंगे तीनों, ठीक है। तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें H नहीं है। हाँ, एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें जो ये एसिडिक हाइड्रोजन है ये है ही नहीं, तो जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन कहाँ से करेगा, जैसे पहले वाले केस था, तो इसीलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो तीनों के तीनों क्या हो गए, डिफ्रेंशिएट हो गए, ठीक है। तो ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है, जिससे आप तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को डिफ्रेंशिएट। यस सर। इसे लिख लिया। सर लिख लिया। लिख लिया। तो अब इसके बाद क्या आता है, देखो ये आपका हो गया प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया।
अब हिल्सबर्ग रिएजेंट के बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो रिएक्शन, हाँ एक मिनट, हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आएगी आवाज, आ रही है अब आवाज? ये सर आ रही। हाँ वो कई बार नेटवर्क बीच में लो हो जाता है तो उसकी वजह से हो जाता है। इसे हटा दूं अब? हाँ वो ग्लिच होता है तो हाँ हटा दो। हो गया ना, लिख लिया ये सर लिख लिया। ठीक है। अब लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक में कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा? इलेक्ट्रो मतलब होता है सेकंड। इलेक्ट्रॉन, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज में कौन हाँ सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यानी एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव वाले को हटाएगा, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। हाँ अब इसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ब्रोमिनेशन। फर्स्ट लिखेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब हम किस चीज को ऐड करेंगे? ब्रोमीन, ब्रोमीन को। क्लोरीनेशन में क्लोरीन क्लोरीन। और हेलोजिनेशन में हेलोजन को ऐड करेंगे, जैसे हेलोजन, हाँ। तो ऑक्सीजन। इसमें सब कुछ ऐसे ही चलता है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सबसे आसान है। इलेक्ट्रोफिलिक पूरी बुक में एक जैसा है, बस कंपाउंड चेंज करेंगे स्टार्टिंग के बस। तो यहाँ पे एनिलीन है, तो एनिलीन रिएक्ट करेगा किससे? ब्रोमीन से। तो एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें क्या देता है ये? टू गिव a white ppt of white precipitate of 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, सॉरी ट्राई ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो ऐड करेंगे तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, एनिलीन। इसको लिख लो। यानी जैसे एनिलीन था उसको हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ब्रोमीन तीनों जगह पे चले जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? 2, 4 और 6 में, क्योंकि जो NH2 ग्रुप होता है ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है? NH2 ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। पैरा। हाँ, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। कैसे पता चलता है? देखो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। अच्छा। हाँ, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। इसे लिख लो पहले। लोन पे नहीं होगा। हाँ, जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा।
लिखा? ये सर बस लिख लिया, हाँ लिख लिया। अब देखो इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। रिएक्शन में क्या आएगा कि जैसे मैंने लिया एनिलीन, एनिलीन का मतलब हो गया यहाँ पे बेंजीन रिंग बेंजीन, और उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप। हाँ NH2 ग्रुप एमाइन। अब मैंने इसमें ब्रोमीन ऐड कर दिया, ठीक है। ये है ब्रोमीन वाटर, यानी ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो ब्रोमीन मिलेगा इसको। तो ये ब्रोमीन कहाँ हाँ। जाएगा? ये तीनों जगह पे चले जाता है, कहाँ? ऑर्थो और पैरा में, ठीक है। ये चले जाएगा ऑर्थो एंड पैरा। तो एक ये हो गया Br, दूसरा Br और तीसरा Br, ठीक है। तो ये बन गया आपका, और HBr अलग हो गया, यहाँ पे S था तो ये HBr के साथ अलग हो गया, तो ये बन गया आपके पास। तो इसमें पोजीशन को कैसे लिखते हैं? यहाँ से काउंट करोगे आप तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो, क्योंकि 3 ब्रोमो है तो ट्राइब्रोमो और एनिलीन, तो इसका नाम हो गया। तो ये बन जाता है एनिलीन। ये सर लिख लिया। लिख लिया? अब देखो, अगर तुम एक ही चाहिए, हमें एक ही चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही चाहिए हमें, तो क्या करेंगे? टू गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एनिलीन, तो हम क्या करेंगे? अगर मुझे एक ही चाहिए बस, हमें तीनों नहीं चाहिए, एक जगह पे ही चाहिए बस, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो एक ही ब्रोमीन डालेंगे। हाँ, किसमें एक ही ब्रोमीन चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो कहता है पहले एनिलीन को रिएक्ट करा दो, किससे? रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड से, एनहाइड्राइड DRID ड्राइड इन पायरिडीन, पायरिडीन में करा दो, ठीक है। तो जैसे आपने एनिलीन लिया, एनिलीन का मतलब क्या हुआ? एक नाइट्रोजन, दूसरा तीसरा हाइड्रोजन। अब देखो सबसे मेन चीज क्या होती है? हाइड्रोजन ही रिएक्टिव होता है। इसमें हमने रिएक्शन करा दी CH3CO का होल ट्वाइस O से इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो ये क्या करेगा? देखो यहाँ पे जो ये एक्टिव हाइड्रोजन है बस इसी के साथ रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखो, इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो कैसे कराएंगे? इसको रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ये लिखेंगे CH3CO फिर O, यहाँ पे CH3CO। तो ये हाइड्रोजन को ये उठा के ले जाएगा यहाँ से, ये चला गया। तो यहाँ क्या बच गया? ये बच गया, हाँ। ये ग्रुप यहाँ लग जाएगा, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। ये ग्रुप किसके साथ लग गया? नाइट्रोजन के साथ, N। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे H, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। समझ में आया ये? यस सर। अब क्या होगा? देखो अब ये बल्की ग्रुप लग गया। अब मैंने यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर दिया, अब ब्रोमीन वाटर डाल दिया मैंने इसमें। तो जैसे मैं इसको ब्रोमीन वाटर डालूंगा, अब ये कहाँ नहीं जा सकता? ऑर्थो में नहीं जा सकता, क्योंकि बल्की ग्रुप लग गया ना ये, ठीक है। अब ये बल्की ग्रुप लग गया तो ब्रोमीन यहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? यहाँ रिपल्सन की वजह से। तो अब ये कहाँ हाँ। जाएगा? केवल अब ये जाएगा केवल पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पे। नहीं पैरा पे, ठीक। ऑर्थो पे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता ऑर्थो पे? क्योंकि वहां पे रिपल्शन है ना। हाँ, ये बल्की ग्रुप लग गया ना, बहुत बड़ा ग्रुप लग गया देखो इसके ऊपर। अब ये इसने पूरा ऐसा एरिया कवर कर लिया कि कोई यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? रिपल्सन होगा यहाँ पे, रिपल्सन। हाँ। यहाँ से नहीं आ सकता क्योंकि रिपल्सन होगा, बल्की ग्रुप लगा दिया हमने। अब जब ये ब्रोमीन यहाँ लग गया, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको हाइड्रोलाइसिस कर दो। अब इसको कर देंगे हम
हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब H+ एंड OH-। जैसे वाटर डालेंगे हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर दोबारा ये सेम कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला सब कुछ हटके NH2 फिर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा Br2। तो मुझे एक ही ब्रोमीन मिलेगा। तो उसके लिए अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि एक ही ब्रोमीन के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग ये मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अगर मुझे एक ही ब्रोमीन चाहिए तो इसे लिख लो। यस सर। सर लिख लिया। लिख लिया। अब इसके आगे देखते हो नाइट्रेशन है ना, अभी टाइम आपके पास? हाँ मेरी क्लास नहीं थी आज, वो सर वहां पर थे ना, उनका गेट का पेपर है कोई। अच्छा हाँ, तो मुझे बता देते, मैं आपको पहले स्टार्ट कर देता। हाँ वो मैं स्कूल से आके सो गया था ना, तो मैं लेट ही उठा थोड़ा, मतलब जिस टाइम आपका मैसेज आया उस टाइम उठा था। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप स्कूल जा रहे हो ना रेगुलर? हाँ स्कूल तो जा रहा हूँ, मेरे प्रैक्टिकल चल रहे हैं, आज तो नहीं था वैसे प्रैक्टिकल कोई, लेकिन अब 11th को मैथ्स का है, उसके बाद 16 17 को ऑप्शनल का है मेरा, अच्छा फिर 18 से तो वही है मॉक टेस्ट। अच्छा, 18 से हम ठीक है। तो हाँ अब है नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन, अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग डालनी है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में हमने बताया था क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किसके साथ रिएक्शन करते हैं हम नाइट्रेशन में। इसमें अब किस चीज के नाइट्रेशन में किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? aniline is reacted with नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेशन का मतलब क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कभी भी नाइट्रेशन आएगा तो आपको ध्यान रखना दो चीज का, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहां पे आपको तीनों प्रोडक्ट मिलते हैं टू फॉर्म ऑर्थो, मेटा एंड पैरा एनिलीन। अब ये तीनों नाइट्रो एनिलीन, यहाँ पे तीनों मिलेंगे आपको। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है कि तीनों मिलते हैं, जबकि मिलना चाहिए था दो, ऑर्थो एंड पैरा, लेकिन ये मेटा भी मिलता है, इसमें तीनों मिलते हैं। जैसे आपने लिया एनिलीन, ठीक है, एनिलीन को आपने क्या किया, एनिलीन प्लस HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो इसमें नाइट्रो ग्रुप लगेगा। अब ये नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगता है देखो,
ये नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा आपके पास कहाँ पे, या तो लगेगा ऑर्थो पे। ऑर्थो वाला यहाँ पे बहुत कम बनता है 2%। इसके बाद सेकंड इसमें आता है ऑर्थो के बाद NH2 है, ये NH2। ऑर्थो के बाद आएगा मेटा पे। मेटा बनता है यहाँ पे 47%। फिर आता है पैरा। पैरा सबसे ज्यादा बनता है इसमें NH2, और ये बनता है NO2। ये बनता है 51% पैरा वाला। ठीक है, पैरा नाइट्रो सबसे ज्यादा बनता है एनिलीन। और ये मेटा नाइट्रो बनता है केवल 47, ये भी काफी बनता है 47%। और जो ऑर्थो ये बनता है केवल 2%। ये ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन ये बनता है 2%। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ये नाइट्रो मेटा वाला क्यों देता है। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि तो क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन ये मेटा क्यों देता है, इसमें ये क्वेश्चन आता है। पहले से लिख लो, तो इसमें रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर करते हैं वाला यहाँ बल्कि रूप लगा दी। नहीं। रेजोनेंस फिर से। ना, अभी बताता हूँ, पहले इसको एक बार इतना लिखो, फिर इसमें क्वेश्चन आएगा कि जो NH2 होता है वो तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन ये मेटा कंपाउंड क्यों देता है। फिर लिख लिया। इसलिए अब इसमें क्वेश्चन लिखो कि ऑल्दो NH2 is ortho and para directing. Although NH2 is ortho and para directing, but on nitration, it gives meta-nitroaniline. Why? ऑल्दो Meta-nitroaniline. एक बार रिपीट करना। Although NH2, although NH2 is ortho and para directing, ये NH2 कैसा होता है, ortho and para directing। कॉमा ऑन नाइट्रेशन इट गिव्स मेटा नाइट्रोएनिलीन। लेकिन फिर भी अगर हम इसको नाइट्रेशन करेंगे तो ये क्या देगा, मेटा देगा, मेटा नाइट्रोएनिलीन देता है। क्यों? इट गिव्स मेटा नाइट्रोएनिलीन, मेटा नाइट्रोएनिलीन। व्हाई? लिख दिया। देखो अब इसका आंसर क्या है। इसके आंसर में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको एसिडिक मीडियम में करते हैं। ठीक है, तो इन द स्ट्रांगली एल्कली एसिडिक मीडियम, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड, एनिलीन इज प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन से कंबाइंड हो जाता है, और टू फॉर्म एनिलियम आयन, टू फॉर्म एनिलियम आयन।
ठीक है, और विच इज मेटा डायरेक्टिंग, विच इज मेटा डायरेक्टिंग। इसमें रीजनिंग भी क्वेश्चन आता है आपके पास रीजनिंग टाइम में। ऐसा होता है जैसे ये एनिलीन है आपके पास, एनिलीन में नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम का मतलब H+ होगा, तो ये H+ क्या करेगा, यहाँ अटैक करता है, और अटैक करने के बाद ये बना देता है यहाँ पे एनिलियम आयन, यानी कि NH3+। अब ये डीएक्टिवेट हो गया, डीएक्टिवेट ग्रुप हो गया, और डीएक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। अब ये ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग नहीं शो करेगा, ठीक है। तो ये लिखा है कि स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होता है, तो एनिलीन इज प्रोटोनेटेड का मतलब H+ को हम कहते हैं प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, एनिलियम आयन, एनिलीनियम आयन, ठीक है। और ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज है, अभी मैंने आपको बताया जिसके पास प्लस होगा या जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे सिस्टम से। तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं सिस्टम से वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देते हैं वो होते हैं ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग। तो पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन था, तो ये सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इसलिए ये था ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, सिस्टम को दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन जैसे मैंने कहा एसिडिक मीडियम डाला, H2SO4 डाला, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और एनिलियम आयन बन गया, तो इसलिए वो मेटा डायरेक्टिंग हो गया। अब ये 100% नहीं होता, क्योंकि हजारों मॉलिक्यूल है, तो हजारों में से आधे कुछ परसेंट एनिलियम आयन बनाएंगे, आधे नहीं बनाते, इसीलिए आधे पैरा बनाएंगे, आधे मेटा बनाते, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। पहला रीजन है कि स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है, हाँ दूसरा है कि प्रोटोनेगेटिव फॉर्म हाँ, एनिलियम आयन, हाँ, और विच इज मेटा डायरेक्टिंग, जो प्लस, प्रोटॉन की वजह से ये, हाँ इसने जैसे प्रोटॉन्स की वजह प्रोटॉन, से, हाँ जैसे इसने प्रोटॉन लिया, तो प्रोटॉन लेने के बाद हाँ इसमें कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज का मतलब वो डेफिशिएंट हो गया ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो उसे हाँ कहते हैं हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब इसने डीएक्टिवेट कर दिया, तो ये क्या करेगा, सिस्टम से अब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, देने के बजाय क्या करेगा, हाँ, निकालेगा, निकाल देगा। इसीलिए वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग लगभग फिनिश हो गया है आपका एमाइन भी। हाँ इसमें एक पॉइंट है बस सल्फोनेशन का है, सल्फोनिकनेशन मतलब H2SO4 से रिएक्शन कराना, और इसमें या तो हम, इसमें भी यही है कि अगर एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड करेंगे तो जैसा हमने पहले किया था सेम वैसे ही प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका फिनिश हो जाएगा एमाइन, तभी मैंने कहा छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। यस सर। ठीक है, तो बाकी हम कल करते हैं फिर ना। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है।